दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। अब तक आपने साइंस की सीरीज 58 देखी है। अब आज स्टार्ट करेंगे सीरीज 59। यह इम्पोर्टेंट है पीएचडी, टीएसटी, सुपर टेट, टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, यह सीरीज दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब तक आपने बायोलॉजी से रिलेटेड पूरी सीरीज देखी है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन सी हैं? जब अमोनिया बनाई जाती है तो कौन कौन सी गैसें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। देखिए इसके आंसर को समझते हैं। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया बनती है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। क्या होता है? अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैवर विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? हैवर विधि द्वारा इसका उत्पादन होता है। जब इंडस्ट्रियल पर्पस से हम करते हैं, इंडस्ट्रियल या पैमाने पर करते हैं। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण आदि में होता है। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, के द्वारा किया गया था। ठीक है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती। इसे प्राणवायु या लाइफ एयर भी कहा जाता है, अर्थात जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी जंतु हैं, एक दो को अपवाद छोड़कर लगभग सभी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वह O2 होता है। अब देखेंगे ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन का यह एक प्रकार का अपरूप है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज भी कहते हैं, को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। आपने एक लाइन सुनी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन सब की खोज किसने की थी? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। पर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड। नाचे मतलब न्यूट्रॉन, सी फॉर चैडविक। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब इसकी जो खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश इनका नाम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए फर्स्ट कौन सा है? देखिए ये रहा प्रोटियम, और दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम। आप समझ पा रहे होंगे, इनका सूत्र भी दिया गया। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने दोस्तों की थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। और मैं आपको बता दूं, प्लेटिनम जो है सबसे महंगी धातु होती है, सबसे महंगी मेटल्स होती है, जिसका सूत्र Pt होता है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा होता है। जो सोडियम है उसका निष्कर्षण किससे होता है? डाउन्स प्रोसेस द्वारा किया जाता है। धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं, उसका जो फार्मूला है वो ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका फार्मूला आप देख पा रहे हैं, वॉशिंग पाउडर का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका जो रासायनिक नाम आप देखना चाहें तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। जिस वॉशिंग पाउडर का आप लोग घर में प्रयोग करते हैं उसी का यह फार्मूला दिया गया है।
आगे देखिए, खाने वाला सोडा आप देखिए, इसका जो सूत्र है वह NaHCO3 है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट, देखिए सोडियम सल्फेट का ये फार्मूला दिया गया है दोस्तों, ये वाला देख पा रहे हैं, Na2SO4 इंटू 10H2O को ग्लोबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फाइड, देखिए सोडियम थायोसल्फाइड, तो इसमें क्या है, इसका ये फार्मूला दिया गया है Na2S2O3 इंटू 5H2O। क्या कहते हैं इसको? हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है? फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फाइड का उपयोग करते हैं, थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट, किससे? कॉपर पाइराइट से होता है। और कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeH2 होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का ये फार्मूला आप देखेंगे, ऊपर भी अभी आपने पढ़ा था, CuSO4 इंटू 5H2O। इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल भी इसे कहते हैं। मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है, का निष्कर्षण कार्नालाइट से होता है। किससे होता है? कार्नालाइट से होता है, जिसका कि फार्मूला आप लोग देखेंगे, ये फार्मूला रहा। क्या है ये दोस्तों? इसका फार्मूला है कौन सा? कार्नालाइट का। KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O इसका फार्मूला होता है। ये एस से निकाला जाता है। किससे? मैग्नीशियम कार्नालाइट एस से निकाला जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूरामीन Mg का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में किया जाता है। देखिए ड्यूरालुमिन जिसको कहते हैं, इसका उपयोग दोस्तों किस में होता है? इसका उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, जो घर में प्रेशर कुकर यूज करते, उसका निर्माण करने में ड्यूरालुमिन का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी की सतह जिसको कहते हैं, सबसे अधिक इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है 46.8%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.72%। और तीसरे स्थान पर है एल्यूमिनियम 8.13%। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। अब क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल क्या है? ये एक पीड़ाहार है, एक ऐसी मेडिसिन है जिससे अगर दर्द वगैरह हो रहा हो तो इसको खाने से आराम मिलता है। इसको पीड़ाहार भी कहते हैं। देखिए पैरासीटामोल एक पीड़ाहार है। सल्फर ड्रग्स जिसको कहते हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। सल्फानिलमाइड, सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोनम आदि ये सब इसी में आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोमाइसिटीन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी नंबर, प्रतिजीवाणिक, जिसको एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजीवाणिक, जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक आदि से होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणु को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। एग्जाम्पल आप देखना चाहें, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टामाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि। एंटीसेप्टिक, ये भी जीवाणुओं को नष्ट करती, किंतु यह घाव भरने में सहायक होता है, जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि। क्या है? इथाइल आयोडाइड है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचयन।
वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति का जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका उत्पादन करते हैं तो उस क्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, इसका किसमें निकल के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया जाता है। बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। वैसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है या धनात्मक तत्व में कमी होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे साथ, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सुक्रोज। रासायनिक रूप से गन्ने का जो रस है वह सुक्रोज है, अर्थात इसमें जो शर्करा पाई जाती, शक्कर पाई जाती, उसका नाम सुक्रोज है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइसैक्राइड का एक प्रकार है जिसमें दो मोनोसैक्राइड के अणु मिलकर बनते हैं सुक्रोज। अब आती सुक्रोज बनता किससे है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें ए नंबर इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब देखेंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कितने? 3 इसके होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए कौन कौन से। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूरेटियम है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। D2O इसका अणु भार 20 होता है तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में इसका उपयोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर जो समुद्री गोताखोर होते हैं वे निम्न मिश्रण का उपयोग करते हैं। कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। जो भी समुद्र के गहराइयों में पानी की तली में जाते हैं, जितने गोताखोर होते हैं वो एक गैस सिलेंडर पीठ पर टांगे होते हैं तो उसमें दो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा? 11 देखिए, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जाती है या घोली जाती है जिसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इंग्लिश में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जितनी भी बातें हो रही, जैसे आप पानी में शक्कर घोले, एक निश्चित समय के बाद वो घुलेगी नहीं, फिर आप पानी को गर्म करो, फिर शक्कर घोलो, फिर एक निश्चित समय बाद नहीं घुले, तो ये सैचुरेटेड हो गई, ये संतृप्त विलयन हो गई। और पहले से कुछ चीज़ हो तो उसमें कोई चीज़ ना घोल पाए तो वो क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम, लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? तो ये रहा क्वेश्चन 12 नंबर। इसका आंसर हो जाए प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। सोडियम क्लोराइड जिसका कि फार्मूला NaCl होता है, कुछ साधारण लवण या इसी को नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक कहते हैं। जिस नमक का हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड, और उसका जो सूत्र होता है वह NaCl होता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम हो जाता है, अर्थात शरीर से जो नमक है वह पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए पानी भी अधिक पीना चाहिए। देखिए क्या होता है, डिहाइड्रेशन में पानी की कमी तो बॉडी में दोस्तों हो ही जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आप शरबत पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, शिकंजी बना के पी सकते हैं, आदि चीज़ें पी सकते हैं। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से
दृश्य होते हैं निलंबन कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल, नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 13, संश्लेषित अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। क्या क्या होता है? एरोमेटिक, एलिफेटिक, सल्फोनिक अम्लों के ये मिश्रण होते हैं, सोडियम लवण के भी मिश्रण कहलाते हैं। देखिए, संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में भी क्या होता है? अधिक गुण होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने वाले का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित Ca2+ एवं Mg2+ आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते, जिसके कारण यह खुद झाग देता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 15, चूने के जल जिसको लाइम वाटर कहते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने चूने के पानी को 100% सभी ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए, चूने के जल जिसको इंग्लिश में लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, को कास्टिक सोडा भी कहते हैं या धाक सोडा भी इसको कहते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? साबुन बनाने में, रंग बनाने आदि में इसका उपयोग होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 16, वायु के नमूने में क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। इस क्वेश्चन का मतलब था दोस्तों, वायु में क्या क्या उपस्थित होता है? तो बता दिया, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 समथिंग लाइक इतना ही है, जलवाष्प है, और कुछ अन्य गैसें भी हैं, ऑर्गन वगैरह भी अवेलेबल होती हैं वातावरण में। बट श्वसन के लिए हम किसका, श्वसनदायिनी गैस कौन सी होती है? जीवन देने वाली गैस कौन सी होती है? वही होती है ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला होता है O2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वायु में विभिन्न गैसों का जो अनुपात है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन 0.93% तथा अन्य आदि गैसें भी पाई जाती हैं। इन गैसों की हमें पूरी जानकारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। किसके कारण? हाइड्रोजनी के कारण बदला आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। आसवन जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जितने प्रकार के लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, पानी हुआ या अन्य देख सकते हैं, जितने भी लिक्विड्स हो उनको पृथक किया जाता है डिस्टिलेशन या आसवन विधि। जैसे आप चाय किससे छानते हो? छन्नी से छानते हो ना, उसी को डिस्टिलेशन या डिस्टिल्ड प्रोसेस भी कह सकते हो आप लोग। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है। जैसे जल का शुद्धिकरण, पानी गंदा हो तो उसे हम छानते हैं या गर्म करते फिर भी उसे फिल्टर करते छानते हैं। रवाकरण जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इसे कहते हैं। इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, CuSO4 को उसके घोल से अलग करना, CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 19, क्या देखेंगे? देखिए 19 में क्या दिया गया है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस और
फोरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। देखिए आपने जंग देखी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे, जंग से कोई लोहा सिर्फ खराब होता है, बाकी उसके बाहर आकृति में तो परिवर्तन होता है बट बाहर में कोई विशेष चेंजमेंट नहीं होता है। अब ये जंग लगती क्यों है, क्या बनने से लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। लोहे की वस्तु पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब आप एग्जाम्पल देखें, दूध से दही बनाना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है? अगर आपसे कोई पूछे लोहे में जंग लग जाती किसके कारण लग जाती, तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीकरण के कारण लग जाती। जंग का सामान्य सूत्र क्या होता है? Fe2O3 XH2O। X मतलब अणुओं की संख्या यहाँ पर बताया गया। लोहे में जंग लगने से इसका वजन क्या होगा? वजन तो स्वाभाविक बढ़ जाएगा। जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। आपने देखी होंगी जैसे जिम की स्पेशली बेंचेस होती हैं, रॉड्स होती, प्लेट्स होती, उस पर ये इस टाइप का लोग चढ़वा लेते हैं ताकि उन प्लेट्स पर किसी भी प्रकार का कोई जंग ना लगे या उस लोहे के टुकड़े पर किसी भी प्रकार का कोई जंग ना लगे और वह लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। इसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए शुद्ध कार्बन जो है वह हीरा है। कौन सा? जो हीरे में क्या शुद्ध कार्बन पाया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है? वायु में नाइट्रोजन का घनत्व क्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अंततः शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। इसका ये करेक्ट आंसर रहा। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में विभाज्य पदार्थों के जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा भोज क्या है इसे भोज पदार्थों को जमाने में तथा निम्न पदार्थ पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उनका परासरण दाब समान होता है। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक कहते हैं। और जब दो विलयनों को जब आइसोटोनिक हम कहते हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? वह होती है उनका परासरण दाब समान हो, अर्थात ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वह इक्वल होना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे, दो विलयन जब उनका परासरण दाब समान है तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। पहले इसके पहले दोस्तों एक बार 22 भी मैं आपको दिखाऊं। ये 22 था। अब आप लोग 23 देखें। गैस एजेंसियों के द्वारा किए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? यह होता है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में। जो गैस होती है उसे हम भरेंगे कैसे? तो उसे हम कंप्रेस करते हैं और उसे लिक्विड या द्रव के रूप में उसे हम सुरक्षित रख लेते हैं। देखिए, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस तरल अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको अंतराणविक या अधिक लगता है। द्रव जैसे लिक्विड का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको अंतराणविक बल भी कहते हैं कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इनमें या इसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगता है। विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के सामने मिश्रण का जो घोल है वह विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस जिसका हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलपीजी का सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें गैसें होती हैं। देखिए, रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का एक मिश्रण होता है जिनको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मर्केप्टेन
C2H5SH होता है। देखिए मरकैप्टन का मतलब होता है जब ये एलपीजी गैस खुली हो या हवा में उड़ रही हो तो हमें पता चल जाता है कि एलपीजी गैस महक रही है। तो इस महक को बरकरार रखने के लिए, एक अजीब सी पंजेंट स्मेल को बरकरार रखने के लिए मरकैप्टन इसमें मिलाई जाती है। तो एक विशाल क्या तीखी गंध कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। मीथेन को मार्स अर्थात दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में प्राय मीथेन गैस मिलता है। किसमें? धान के खेतों में। सीएनजी को जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहते हैं। सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। सीएनजी में क्या होता है? 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस में भी सबसे अधिक मीथेन 83% है और बायोगैस में सबसे अधिक 65% होता है। अब देखेंगे अभ्रक। क्वेश्चन नंबर है 25, अभ्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक होता है। देखिए अभ्रक तथा अभ्रक, जिसको माइका भी कहते हैं, ऊष्मा का चालक अर्थात गुड कंडक्टर होता है, एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती, बट इसमें हीट अच्छे से फ्लो करती है। दोस्तों ये सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको दोस्तों करना क्या है? मेरी सीरीज़ को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।